हिंदी क्लास में रामधारी सिंह दिनकर का परिचय पढ़ेंगे और फिर चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार है बताना। जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाला वीडियो आते रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ। कहाँ? तो मुकामा घाट सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। कहाँ? इन्होंने सिमरिया बेगूसराय में जन्म लिया और इनका निधन हो गया 1974 में। उनकी माता का नाम मनोरूप देवी था। इनका जन्म कब हुआ? 1908 में और मृत्यु 1974 में हुआ। याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? पिता का नाम रवि सिंह था और माता का नाम मनरूप देवी। इसमें से पिता का नाम पूछा जाता है। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास से हुआ। 1928 में उन्होंने मुकामा घाट रेलवे हाई स्कूल में मैट्रिक और 1932 में कॉलेज से इतिहास में BA ऑनर्स किया। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की, तो 1928 में, और फिर BA कब किए, तो 1932 में। इसमें से ये पूछा जाएगा मैट्रिक कब, तो 1929 में। याद रखना, 1928 में। ठीक है, कहाँ? मुकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। और 1932 में इन्होंने इतिहास में BA ऑनर्स किए। इतिहास से इन्होंने क्या किया? हिस्ट्री से इन्होंने क्या किया कि BA पास किया। और BA के बाद वे HE स्कूल बरबीघा में प्रधान अध्यापक रहे। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्टर और सब डायरेक्टर। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी में प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। देखो, बस ये इम्पोर्टेंट है। ये भागलपुर में क्या बने रहे? भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? तो ये पूछा जा सकता है कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसके पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ? 1908 में, मृत्यु 1974 में। याद रहेगा। ठीक है, दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। ये गद्यकार मतलब क्या? ये कहानी भी लिखते थे। जितने बड़े कहानी कवि भी थे और उतने बड़े कहानीकार भी थे। ये बहुत बड़े बड़े कहानी भी लिखते थे और बहुत प्रचलित था इनका कहानी। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती। उनकी प्रमुख कृतियां क्या? अब उनका जो प्रमुख कविताएं लिखे, उनका लिखा हुआ देखो क्या है? प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीला कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, पहाड़े को हरिनाम एवं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, कवि काव्य। ये सब क्या है इनकी? देखो, पहले क्या कहते हैं कि अब जो कविता है एक बार कॉपी में उल्टा कर लिखो, जो याद है तुम्हें अभी। देखो, अभी वो कविता कौन सा है जो इन्होंने लिखा है? चलो देखते कितना याद हुआ। प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, हारे को हरिनाम। ठीक है, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी। ये इनकी प्रमुख कृतियां है। कुछ छूट गए तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ऐसे ही करना। ठीक है, क्या? प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती और रश्मिरथी, नीला कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। इनमें से कम तुम्हें 5 भी याद कर लेना है। इतना और ये इतना, और उर्वशी तो याद ही रख लेना। इन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, काव्य भूमिका, वट, पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर डायरी, गद्य कृतियां
आदि गद्य कृतियां इनकी प्रमुख है। जो दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी, उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ। बस यहाँ देखो 4 अध्याय के लिए इन्होंने कब 1959 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और उर्वशी पे इन्हें क्या मिला, तो उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी पे कब मिला, तो 1972 में मिला। ये इंपॉर्टेंट है उर्वशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, उल्टा भी पूछा जाता है। दिनकर जी उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि थे। भारतेंदु युग के वह प्रहोमान राष्ट्रीय भावधारा के एवं महत्वपूर्ण आधुनिक कवि थे। देखो भारतेंदु युग मतलब क्या था, भारतेंदु उस समय के बहुत ही बड़े कवि थे। और जो जिस दिन वो जन्म लिए भारतेंदु, उस दिन से और जब मरे तब तक के लिए वो को क्या युग कहलाया, भारतेंदु युग। समझ में आ गया भारतेंदु युग का मतलब। देखो किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक मतलब 40वां के दशक मतलब 40 साल के प्रमुख कवि के रूप में ही पहचाने गए। 40 वर्ष के ही में ही वो क्या बहुत बड़े कवि माने जाने लगे। उन्होंने प्रबंधन, मुक्त गीत, काव्य, नाटक आदि अनेक काव्य शैली के सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। और प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के कवियों में उपलब्धियों सबसे अधिक उत्कृष्ट हुए। तो ये सब कोई काम का नहीं, आगे चलो हम बताते हैं। यहाँ नहीं, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में पढ़ लो। देखो राष्ट्र, ऊपर जो बताया वो सब याद कर लेना। राष्ट्र कवि दिनकर की प्रस्तुत कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय की घोषणा, सदियों से देशी विदेशी पराधीनताओं का स्वतंत्र प्राप्ति हुई और भारत के जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जनतंत्र के ऐतिहासिक, राजनीतिक, ठीक है, ये सब देखो इसमें बताया गया है। इसमें ऐतिहासिक महत्व मतलब क्या, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, किस और कैसे गुलामी की, और भारत के लोग आज़ादी के बाद कैसे रहने लगे, ये सब बताया गया इस कहानी में। और अपनी हक को कैसे मांगने लगे, ये सभी पूरी कहानी में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, सार में। ठीक है, आप पढ़ते हैं कहानी का क्या चीज, सॉरी कविता का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जनतंत्र का जन्म, कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। जन्म कब हुआ, 1908, याद रहेगा। मृत्यु कब हुई, 1974। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह, याद रहेगा ना। और इनके प्रमुख कृतियां है उर्वशी पे क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार कब, 1972 में मिला। ये सब याद रखना, ठीक है, जो बोल रहे हैं जैसे प्राणभंग, रेणुका हुंगा, रसबंती, रसिमरथी, नीला कुसुम, हारे को हरि नाम, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये सब याद कर लेना। चलो, सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इटलाती है। देखो सदियों से जो जनता चुप थी, अब वो क्या अपने हितों के लिए आवाज उठाने लगी। ये कहा गया मिट्टी की सोने ताज, मतलब जनता क्या मिट्टी किसे कहा गया, जनता को। किसे, जनता को मिट्टी कहा गया। और वह सोने की ताज पहन क्या कर रही है, इधर उधर अपना हक मांग रही है। दो राह समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब दो राह है और इसका क्या नाद सुनो, और कह रहा है कि जनता के लिए क्या करो, जो राजतंत्र था उसे समाप्त करो, अब जनता का शासन आया है। एक तो राजतंत्र शासन था, दूसरा कौन सा शासन था, दूसरा था अब है लोकतंत्र शासन। लोकतंत्र क्या है, दूसरा क्या है, लोकतंत्र है। तो अब कह रहे हटाओ राजतंत्र, हटाओ, अब लोकतंत्र आ रहा है और सिंहासन खाली करो, इस पर जनता राज करेगी। क्या आप लोगों को फर्स्ट वाला समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक बढ़िया से। अब चलते दूसरा वाला। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूरत वही, जाड़े पालक की कसक
सदा सहने वाली, जगह जब अंग अंग में सांप को चूस रहे तब भी कभी न मुंह खोलने वाली। देखो इसमें क्या कह रहा है कि वही जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूरत। किसे कहा गया? जनता को, कि वही मिट्टी जो मिट्टी की है, वो जनता है जो मिट्टी की अबोध मूरत है एकदम। और जाड़े पालक में सदा सहने वाली, सर्दी में, ठंडी में, गर्मी में हमेशा क्या? चुप रहने वाली। और जब भी सांप की तरह जो नेता लोग हैं या फिर राजा लोग, जब भी राजा लोग वो भी क्या कर, सांप की तरह उसका खून को चूसने वाली जनता क्या कर रही है? तब भी चुप था, तब भी ना कुछ मुंह खोल दर्द कहने वाली, तब भी क्या कुछ भी नहीं बोलती थी वो जनता। लेकिन अब क्या हो गया है? लोकतंत्र आ गया है, लेकिन अब जनता अपने खिलाफ आवाज उठाई। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरा भी। अब चलते तीसरा। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जनता सचमुच की बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या राय है? प्रश्न गूढ़ है, प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? देखो, हाँ, वही लंबी जीव की कसक, जनता सचमुच बड़ी वेदना, मतलब वही कष्ट सहने वाली जनता तो ठीक है, लेकिन इस पर जनता की क्या राय है? जनमत मतलब क्या है? जनता की क्या राय है? जनता क्या कहती है? छोड़ दिया जाए या फिर इसे मार दिया जाए? प्रश्न गूढ़, जनता क्या कहती है? इस पर जनता की क्या राय है? जनता क्या कहती है राजाओं को और उन अंग्रेजों के बारे में? किसे भगा दिया जाए? ये सब क्या है कह रहे जनता इसमें। ठीक है, अब दूसरा चौथा पंक्ति यहाँ तक समझ में आ गया। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के लिए जंतर मंतर। देखो इसमें क्या कह रहा है कि मानो जनता क्या है? फूल है। क्या है? फूल है। जब चाहो उसे क्या कर लो? उसे तोड़ लो, और फिर एक टोकरी है उसमें क्या कर लो? सजा लो, यहाँ ऐसे 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 जब मन चाहो। ऐसे ही क्या राजाओं के बारे में, राजा के बारे में कह रहा है कि मानो कि राजा क्या कर रहा है? जनता को जब मन चाहे अपने हिसाब से उस पर कर लगाए, जब मन चाहे उसे हटा दे। तो इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अथवा दूध मुहैया जिसे, मान लो कि एक बच्चे की तरह जनता है और उसे कुछ 4 खिलौने देकर बहला लो, ऐसा कहा गया इसमें। ठीक है, क्या समझ में आ गया? अब पांचवा पैराग्राफ, पांचवा क्या है? लेकिन हो तो होता भूल डोल ववंडर उठते, जनता जब कोपाकुल को हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखो, लेकिन होता है बहुत बड़ा भवंडर जब जनता क्या गुस्सा होती है। गुस्सा तो क्या दोनों रास्ता क्या होता है? सिंहासन खाली करो। अब क्या कह रहा है? जब जनता आती गुस्सा होती है तो क्या सभी राजा हो या फिर नेता, वो सभी क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। जब जनता एकजुट होती है तो तब पता चलता है क्या कि जनता के पास पावर क्या है, लोगों के पास पावर क्या है। लगता है ना एक दो जनता क्या कर लेंगे, लेकिन सब जुट हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे तो सरकार भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? छठा पैराग्राफ। हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ जाते हैं। जनता की रोके राह समय के ताव कहाँ, वह जिधर चल जाती उधर मुड़ जाती। देखो इसमें क्या रहा है? जब जनता हुंकारती है, बहुत ही आवाज हुंकार मतलब क्या होती है? दहाड़, जैसे दहाड़ दहाड़ती है, जैसे क्या सिर दहाड़ता है। जब जनता उसी प्रकार से हुंकारती है तो क्या बड़े बड़े महल जो होते हैं राजाओं के, नेताओं के, वो सभी क्या हिल जाते हैं इतनी हवाओं से। मतलब वो जब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जनता की रोके राह समय के ताब, मतलब क्या जनता को कौन रोक सकता है? नेतागण, राजाओं, ये सब रोकने का पावर नहीं है उसमें। वह जिधर चाहेगी उधर चली जाती है। अगर एकजुट होगी, कांग्रेस पार्टी को जिताना तो कांग्रेस को जिता देगी, बीजेपी को बीजेपी को। तो ये सब
इसमें, ठीक है, कहानी कहने के लिए क्या है, ठीक है। अब 2 शताब्दी सहस्त्र शब्द का अंधकार, अब 200 सदियों से वो 200 सदियों से सहने वाली जनता, अंग्रेज 200 सदियों से क्या कर रही है, जनता पे जुल्म ढा रही है। 200 वर्षों तक क्या अंग्रेजों का गुलाम रही। बीत गवाक्ष अंबर के दहिक, यह नहीं कोई जनता स्वप्न अजय चीर तिमिर, मतलब 200 साल जब जनता गुलामी की, वह दिन सोचते ही क्या है, लोग स्वप्न में ही सोचते हैं तो डर जाते हैं कि अब फिर ऐसा आ गया तो क्या हो जाएगा सब। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाला सबसे विराट जनतंत्र का आ पहुंचा, 33 कोटि सिंहासन तैयार करो। अब सबसे बड़ा जनतंत्र कौन है, भारत में है। सबसे बड़ा जनतंत्र क्या है, भारत एक है, यहाँ 33 करोड़। लेकिन अभी कितना हो गया, उस समय तो 33, लेकिन अब अभी 150 करोड़ जाने वाला है जनता। सोचो इतना बड़ा देश है और इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में भारत ही आ गया है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का, 33 कोटि। इसमें कह रहा है अभी अभिषेक आप किसका, राजा का नहीं होगा, ये 33 करोड़ जनता का होगा, क्योंकि अब लोकतंत्र आ रहा है। अब जनता ही शासन करेगी और जिसे चाहेगी उसे अपना सरकार बनाएगी। तो और क्या कहते, आरती लिए तू किसे ढूंढता है, मूर्ख मंदिर राज प्रसादों में ताखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे। देखो अब क्या क्या ढूंढ रहा है तू, किसे ढूंढ रहा है मूर्ख। मंदिर आरती लिए मतलब क्या, जो दिया है उसे लिए किसे ढूंढ रहा है, ईश्वर को। भगवान वहां नहीं है, देवता वो नहीं है, देवता तो वो जनता है। जो देवता कौन है, सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, खेतों में किसान जो है वो काम करते, वो देवता है इसमें कहा गया है, ठीक है। खेत खलियानों में काम करने वाले, फावरा और हल राजदंड बनेंगे। धूसराता सोने की श्रृंगार सजाता। अब फावरा जो है, हल है, वो क्या होगा, राजदंड बनेंगे। और वो क्या, एक राजदंड बनेंगे और 2 राह के घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो। अब क्या जनता आ रही है, 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन खाली करो। अब लोकतंत्र आ रहा है, लोकतंत्र में क्या जनता ही सरकार बनाएगी, अपने हिसाब से क्या करेगी, सरकार को चुनेगी और राज करेगी जनता। अब पहले की तरह सभी चेंज हो गया, देख रहे हो। अब क्या आप लोगों को समझ में आ गया ये पैराग्राफ। तो अब इसका हम क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में करेंगे।